हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस पे। और इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के बारे में। ये आपकी डेमो क्लासेस रहने वाली है। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि इतिहास में मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाने वाली हूँ, क्या क्या चरण रहने वाले हैं इतिहास के। तो बिना किसी समय की देरी के हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है। तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग कहलाता है प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आता है आधुनिक इतिहास, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा एक नजर इन पे भी हम डाल लेते हैं। इतिहास एक परिचय। देखिए, सबसे पहला ही चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इतिहास एक परिचय। यानी कि इतिहास को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है, कैसे इतिहास की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे पाषाणकालीन युग। एक ऐसा युग जिसके अंदर इंसान बंदर से, मतलब बंदर से हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर ही थे कहीं ना कहीं, और बंदर से इंसान बनने तक की प्रक्रिया क्या रही, कैसे इन्होंने आग का आविष्कार किया, कैसे पहिए का आविष्कार किया, कैसे कच्चे मांस को पका के खाने लगे, कैसे अनाज का उत्पादन किया, आग का आविष्कार किया, चलना सीखा, घुमक्कड़ जिंदगी जी। तो हर एक चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, पाषाणकालीन युग के अंदर करने वाले हैं। फिर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये इतिहास का यानी कि प्राचीन इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बिना कोई भी एसएससी का एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ज्ञात होता है कि एक समय में ऐसी संस्कृति रही होगी जिस समय में लोगों को सब कुछ नॉलेज था, यानी कि अच्छे स्नानागृह वो बनाते थे, अन्न भंडार के स्रोत भी उनके पास में अच्छे थे, कुत्ते पालन भी वो करते थे, शवाधान भी बहुत अच्छा था। तो हम सब कुछ बहुत डिटेल में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करें वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता की बात करें तो आर्य समाज की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, आर्यों के वर्गों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आरण्यक के जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे, शूद्र वैश्य सब कुछ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के अंदर। फिर हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक ऐसे धर्मों का उदय जिसके माध्यम से इंसान के अंदर बहुत बदलाव लाना जरूरी था। कहीं ना कहीं दोनों धर्म की बात करें तो दोनों ही क्षत्रिय कुल से आते हैं, और इन्हें लगता था कि हम जो क्षत्रिय वाली जिंदगी जी रहे हैं ये कोई जिंदगी नहीं है, सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना ये हमारी बहुत बड़ी जिंदगी की तपस्या होगी। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही एक दूसरे के समकालीन रहे हैं, और दोनों ने ही क्या है, अलग अलग तरह से लोगों को ईश्वर की भक्ति प्रदान करने के मार्ग बताए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मगध साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसके चलते हर छोटे बड़े राजा लड़ा रहे थे कि ये क्या होगा, हमारी संपत्ति होगा, ये हमारा साम्राज्य होगा। और इसी के साथ में हम स्थापना करते हैं महाजनपद की, जो कि 16 के 16 महाजनपद बहुत इंपोर्टेंट है। इनकी राजधानियां भी बड़े इंपोर्टेंट होती है, इनके बारे में भी हम जरूर से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करें मौर्य काल की, प्राचीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना प्राचीन इतिहास कंप्लीट नहीं होता है। और मौर्य इतिहास की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो आज कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इन्होंने ही नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद की मुंडी उड़ा दी थी, मतलब उन्हें मार दिया था। एक आचार्य का बदला लेने के लिए एक नए राज्य संघ का इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। तो इनके बारे में भी हम बहुत जो है लंबी चौड़ी चर्चा जो है करने वाले हैं। फिर हम बात करें मौर्योत्तर काल, कहीं ना कहीं मौर्य काल के बाद में आने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं। उसके बाद में आता है गुप्त काल, और ये गुप्त काल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन इतिहास में कितने भी राजवंश हुए हो उनमें से मौर्य काल के बाद में अगर सबसे शक्तिशाली कोई राजवंश आया था तो वो आया था गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद में आते हैं गुप्तोत्तर काल, और ये कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा बहुत ये समझेंगे कि हमारा प्राचीन इतिहास जो है पूर्णतः कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास में आते आते एक ऐसे युग का आरंभ होगा जिसके अंदर क्या होने वाला है, नए नए तरीके से लोग जो है भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले भारत पे छोटे बड़े आक्रमण हो रहे थे, पर तथाकथित बड़े तरीके से जो है कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। जैसे ही हम मध्यकाल के इतिहास में इंटर करेंगे, यहाँ हम पाएंगे कि भारत जो है बाहरी आक्रांताओं से बहुत जूझना शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अरबों का आक्रमण।
और अरबों के आक्रमण के साथ साथ आएंगे तुर्क, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इनकी भी एंट्री यहाँ पे होगी। और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हर एक स्टूडेंट का मध्यकालीन इतिहास का, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 5 प्रकार के साम्राज्यों को पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे और अंततः लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत में धूल चटा के एक नए साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसे हम कहेंगे बाबरी वंश। और बाबरी वंश से आप समझ ही चुके होंगे मैं मुगल साम्राज्य की यहाँ पे बात कर रही हूं। तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य को बीच में ही कहीं ना कहीं हम स्टॉप करके घुस जाएंगे कहां पे, सूरी साम्राज्य के अंदर, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं को दर बदर बटरने के लिए मजबूर कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और बीच में ही इन्होंने अपने साम्राज्य की सत्ता जो है चारों तरफ फैला दी थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है जिसमें मुगलों के पास में किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि सारी संपत्ति कौन छीन के बेटा था, शेरशाह सूरी छीन के बेटा था। तो हम इनके बारे में भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी केवल 5 वर्षों के लिए आए थे, 1540 से 45 के लिए केवल 5 वर्षों के लिए आए, पर 5 वर्षों में मुगल साम्राज्य की जड़ें इन्होंने हिला के रख दी थी। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण होगा, यानी कि बाद में जब अकबर की एंट्री होगी तो उसके बाद बहुत लंबा कार्यकाल चलेगा और अंततः बहादुर शाह जफर द्वितीय आएंगे, जिनको गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर बुलाया जाएगा, जिसे हम हडसन कहते हैं, और यह ब्रिटिश अधिकारी आएगा और कहीं ना कहीं इसके 2 पुत्र और दोनों पोत्रों को मार के हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार करके लेके जाएगा। तो यहाँ मुगल सत्ता का हम अंतिम करण भी पढ़ेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम मराठों का उदय, और इसके साथ में ही विदेशी यात्रा का वृतांत शुरू होगा और इतिहास में एक नई क्रांति आने वाली होती है, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में जाने से पहले हमको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, और ये सारा संघर्ष करने के लिए हमको पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी तो कराना पड़ेगा, तब हम करेंगे 1857 की क्रांति। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों को, और पुर्तगाली भारत में आए थे खोज करने के लिए, फिर मसाले लेके गए और मसालों के बाद में इन्हें लगा कि व्यापार अच्छा चल सकता है, तो भारत के अंदर सबसे पहले इन्होंने कोठी स्थापित करने की कोशिश करी, कोठी बनाया, फिर कारखाना बनाया, फिर बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने फैक्ट्रियां डालने की कोशिश करी। पुर्तगाली आए तो डच कहां पीछे रह सकते थे, डच भी आए, डच आए तो फिर अंग्रेज कहां पीछे रहेंगे, अंग्रेज भी आए, डेनिश भी आए, फ्रांसीसी भी आए। तो भारत को लूटने के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ अरबों ने ही ज्यादा योगदान नहीं दिया, सिर्फ अंग्रेजों ने ही ज्यादा योगदान नहीं दिया, तुर्की भी कोई पीछे नहीं रहे, पुर्तगाली पीछे नहीं रहे, डच पीछे नहीं रहे। यूं तो हम कहते हैं कि हमारा देश केवल 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो क्या आपको लगता है कि भारत के ऊपर केवल 200 वर्षों तक ही गुलामी रही है? नहीं, आप सोचिए, जब से भारत में आक्रमण होना शुरू हुआ है, यानी कि सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, तब से लेके लास्ट तक जब फ्रांसीसी यहां से गए नहीं, तब तक भारत को लूटते रहे। तो क्या गुलामी की जंजीरें 200 वर्ष तक ही थी? बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है भारत का, और भारत को कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में लूटा गया है, चाहे कपड़ों के व्यापार की बात करें, मसालों के व्यापार की बात करें, कंपनियों को बड़ा बनाने की बात करें, तो हर क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, इवन भारत के छोटे बड़े व्यापारी जो हुआ करते थे, इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं बहुत भयंकर लूटपाट मचाई गई। तो इन सभी चीजों को हम बहुत लंबी चौड़ी जानकारी में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करें नवीन राज्यों का उदय, छोटे बड़े जितने भी नवीन राज्य आएंगे उनके उदय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इतिहास का एक भी चैप्टर आपका बाकी ना रहे जिससे आपके क्वेश्चन बनते हो और मैं ना बता के जाऊं। अगर मैं पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ाने की गारंटी लेती हूं, तो आपको भी गारंटी लेना पड़ेगा कि हम बराबर नोट्स बनाएंगे और हर एक चीजों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसके अलावा हम बात करें ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, और यहाँ आते आते हम बात करेंगे किसकी, 1757 के युद्ध की, यानी कि प्लासी के युद्ध की हम बात करेंगे। सिराजुद्दौला की शक्तियां हीन हो जाती हैं, मीर जाफर बेईमानी करता है, अमीर सेठ बहुत बेईमानी करता है, जिसके माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ने
रातों रात कंपनी को चमका दिया, अपार धन संपत्ति इनको बंगाल से मिली। और ये वही दौर था 1757 का, जिसके बाद में कंपनी का मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं रह जाता है, वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, पूरे भारत पे अपना व्यापार फैलाना है, साथ ही भारत के लोगों को गुलामी की जंजीरों में भी जकड़ना है, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आपस में रियासत के राजाओं की ही नहीं बनती थी, तो अंग्रेजों ने इन सभी का फायदा उठाना यहीं से बहुत ज्यादा लंबे चौड़ी तरीके से शुरुआत करी थी। एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि यह घटना जिस हालवेल ने देखी थी वो सुनाते हुए अपनी पुस्तक में लिखते हुए, अ वंडर लाइफ जिसकी पुस्तक है उसके अंदर उसने लिखा था कि ये जो चीजें मैंने देखी थी उसमें मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि ब्लैक होल त्रासदी जो होती है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा की गई थी, जिसमें परेशान होकर 146 अंग्रेजों को उसने काल कोठरी में कैद कर दिया था। उसमें से केवल 21 ही जिंदा निकले थे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की, बहुत अच्छे से इसको भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक ढांचा हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह होना शुरू हो जाएंगे और ये विद्रोह होता होता एक बहुत बड़ी क्रांति होगी जो कि पूर्णतः असफल हो गई थी। इसके असफलता के कारण और प्रारंभिक कारण भी हम जानेंगे। प्रारंभिक कारण तो बहुत सारे थे, प्रशासनिक कारण था, सैन्य कारण था, आर्थिक कारण था। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय सेनाओं के साथ में बहुत अलग ही व्यवहार अपना रखा था। मतलब 5-1 का फार्मूला ये लेके चलते थे। 5-1 मतलब 5:1 की अगर हम बात करें तो 5 अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति, उसके अंदर एक कांस्टेबल ले लिया जाता था। किसको? अंग्रेजों को। या हम कहें कि 100 अंग्रेज अधिकारी तो कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश अधिकारी के साथ में भारतीय अधिकारी आपको देखने को मिलेगा। तो हर समय इनकी बेईमानी रही थी। इसके अलावा भारतीय लोग चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो और न्यायाधीश के पद पे भी जाके बैठो, पर ये लोगों का जो मुकदमा आता था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य वालों का जो मुकदमा आता था, उसमें कभी भी अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करने देते थे भारतीय लोगों को। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से ये परेशान हो चुके थे। और तत्कालीन कारण तो आप सभी जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस की घटना, जिससे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और अंततः मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को जोरों शोरों से आंदोलन शुरू होता है, जो कि दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली पहुंचने के बाद में बहादुर शाह जफर के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। हालांकि वो नाम मात्र के नेतृत्व करता थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम इसको कुछ सेकंड में खत्म नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो आपका मजा ही किरकिरा हो जाएगा कि मैम क्या ही बता के चले गए थे आप। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो दौर यानी कि 28 दिसंबर 1885 के डेट, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी की स्थापना होने जा रही थी, जिसका आज भी हम चर्चा करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो बहुत सारे आंदोलन हुए थे और एक ऐसा दौर आता है जिसके दौरान गरम दल नरम दल की स्थापना भी कर दी जाती है। इसके अलावा प्रमुख छोटे बड़े आंदोलनकारी, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, इसके बाद आता है गांधी युग और स्वतंत्र भारत और रियासतों का एकीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मध्यकालीन इतिहास मैंने आपको समझाया, प्राचीन भारत मैंने आपको समझाया, और अब मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास समझाया। और आधुनिक के 3 चैप्टर जो लास्ट रहेंगे, एक हो जाएगा गांधी युग। और गांधी युग तो बहुत बड़ा युग है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ऐसा कोई पेपर नहीं है जो गांधी युग से बचा हो। या तो गांधी जी का जन्म पूछेंगे, उनके आंदोलन पूछेंगे, उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया, सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया था, गांधी जी के द्वारा क्यों एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, गांधी जी ने क्यों गमछा ओढ़ना बंद कर दिया था, गांधी जी ने क्यों सबसे पहले चंपारण आंदोलन का ही अपना पहला विद्रोह उन्होंने चुना, क्यों गांधी जी बनारस विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। ऐसे बहुत सारे क्यों है, क्यों गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। तो हर एक चीज हम यहाँ पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम पहुंचेंगे गांधी युग के अंदर। फिर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, एक ऐसा क्षेत्र जिसको देखने के लिए कई वर्षों से तपस्या की गई। ऐसे बहुत सारे महान वीर बलिदानी व्यक्तियों ने अपनी बलिदानी दे दी, क्योंकि एक स्वतंत्रता शब्द सुनने के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ। और हम अंततः एक आजाद भारत में सांस लेंगे जब हम इस टॉपिक के अंदर पहुंचेंगे।
हर एक व्यक्ति की बलिदानी जो है कोई भी साया ना जाए, कोई भी व्यर्थ ना जाए, इसके लिए हम एक एक को बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। और फिर अंततः रियासतों का एकीकरण का दौर आएगा, जिस समय हम बात करेंगे सरदार पटेल के बारे में। और सरदार पटेल को हम एक एक्ट सौंपेंगे जिसमें बताएंगे कि पीवी पर्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सभी की सभी रियासतों को एकीकरण में लाना पड़ेगा, सभी रियासतों को एक करना पड़ेगा, चाहे प्रेम से लाओ, चाहे मार पीट के लाओ, डरा धमका के लाओ। और ऐसा ही कुछ रियासतों के साथ में करना पड़ा, जैसे जोधपुर रियासत की बात करें, त्रावणकोर की रियासत की बात करें जिसे त्रावणकोर भी कहा जाता है, इसके अलावा हैदराबाद रियासत की हम बात करें, भोपाल रियासत की हम बात करें, जूनागढ़ रियासत की हम बात करें, जम्मू कश्मीर रियासत की हम बात करें, तो ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं जिनको प्यार से भी मिलाया गया, और जो प्यार से नहीं माना वो वार से माना था, तो उसे वार से भी इन्होंने मनाया था। तो ये तो सारे टॉपिक रहे आपके हिस्ट्री के, कि मैं आपको कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार से पढ़ाने वाली हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको एक कोई सा भी टॉपिक यहाँ समझा देती हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले आपको मध्यकालीन इतिहास का एक चैप्टर यहाँ समझा देती हूँ। मध्यकालीन इतिहास का यहाँ पे जितना होगा संभव उतना समय आपको समझाऊंगी, बाकी जब इसका चैप्टर आएगा तो हम बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास का पहला ही चैप्टर मैं यहाँ ले लेती हूँ, अरबों का आक्रमण। क्या है? अरबों का आक्रमण। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है और बहुत सारे को नहीं आता है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और ये आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पूरा चैप्टर समझ में आता है तो। और अगर ये आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप की क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं आपको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी करवा सकूं। चलिए, अरबों के आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले हम आक्रमण की बात कर रहे हैं। आक्रमण किया ही क्यों गया, क्या रीजन था जिसकी वजह से आक्रमण हुआ, तो सबसे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं। ठीक है, मैपिंग तो मैं बहुत ज्यादा ही सुंदर बनाती हूँ, मेरे स्टूडेंट लगभग मुझसे तारीफ करते आए हैं कि मैम इसके लिए तो हम क्या ही बोले आपको। ठीक है, थोड़ा सा मेरी भावना समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, ये है अपना देश भारत। और जब तक मैं इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इसका हिस्सा ना कर दूं भारत पाकिस्तान का, तब तक आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान अभी तक अलग नहीं हुआ है, अभी तक एक ही है जब तक हम 1947 तक ना पहुंचे। तो याद रखना ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका ईरान का लगता है ना, अफगानिस्तान, हिंदू कुश के पर्वत। और ये है अरब देश। क्या है? अरब देश। अब ये लगता है अरब देश हमारी बॉर्डर के साथ उस समय, अभी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में है उस समय, तो ये देश हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा था, और अटैक करते करते इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रूप से सिंध का इलाका ही क्यों चुना था। तो सबसे पहले आप जानिए, आज जैसे अरब देशों की स्थिति है ऐसी स्थिति पहले नहीं हुआ करती थी। पहले इनका जीवन यापन केवल 2 ही व्यक्तियों पर या 2 ही व्यापार के ऊपर डिपेंड था। 2 व्यापार कौन कौन से? पहला व्यापार था ऊंट का व्यापार सॉरी, ऊंट का व्यापार। ठीक है, और दूसरा इनके पास में था कि ये खजूर का व्यापार करते थे। क्या करते थे? खजूर का व्यापार करते थे। और आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति ऊंट को पालन करेगा और खजूर को बेचेगा, इसमें क्या उसकी जीवन की पूरी गाड़ी चल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी चला सके। यहाँ केवल 1-2 व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और पूरे देश को चलाने के लिए केवल 2 रोजगार काफी नहीं होते हैं। और इनके पास में और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान है और इनके पास में ऐसा व्यापार करने लायक कोई क्षेत्र नहीं बचा। एक दिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी और देश से मदद मांगे कि हमारी जीवन को चलाने के लिए ये स्थिति बहुत डाउन होती जा रही है, जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम आपकी जरूर से मदद करेंगे, आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए। तो अल हजाज जो हुआ करता था यहाँ का एक व्यक्ति, देखो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किसने पत्र लिखा। तो यहाँ का जो एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था जिसे वालिद कहते हैं, बादशाह जिसे कहते हैं। अच्छा, बादशाह की बात आई है तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतिहास में सबसे पहले बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण करी थी। तो हम अरब की बात कर रहे हैं ना, तो अरब देश के अंदर उस समय क्या हुआ करता था? एक तो हुआ करता था खलीफा का पद,
क्या हुआ करता था? खलीफा का पद हुआ करता था। एक हुआ करता था काजी का पद, एक हुआ करता था गाजी का पद, गाजी का, और इसके अलावा एक पद हुआ करता था वालिद का, और एक हुआ करता था गवर्नर का पद। ये इतने सारे पद आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों याद रखने पड़ेंगे? क्योंकि अरब देश सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला है, और भारत में आक्रमण कौन कर रहा है उनके बारे में तो हमको पता होना चाहिए। खलीफा की बात करें तो धार्मिक गुरु से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हम सीधे शब्द में समझे ना कि खलीफा क्या होता है, तो धार्मिक गुरु होता है। और आप लोगों को याद होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी तो इंग्लैंड क्या करेगा? तुर्की के अंदर सबसे प्रमुख रूप से खलीफा के पद को खत्म करेगा, और उसी खलीफा पद को खत्म होते भारत के इस्लाम धर्म के व्यक्ति बड़े घबराएंगे, और उसी चीज के चलते वो एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920-21 के दौरान बड़ा जोरों शोरों से चला था। ठीक है, तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो खलीफा जो कि धार्मिक गुरु हुआ करते थे। काजी और गाजी में फर्क ये है कि काजी जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का ठेका लेता था कहीं ना कहीं, और गाजी के बारे में हम कहें तो धार्मिक गुरु कहीं ना कहीं हर एक धर्म के बारे में बताने का काम करेगा। वालिद जो होगा वो क्या होगा? यहाँ का राजा होगा, शहंशाह होगा, बादशाह होगा, जिन्हें भी आप समझे। ठीक है, और गवर्नर कौन था? अल हजाज था। कौन था? अल हजाज, अल हजाज। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम वही लौट जाते हैं वापस। ठीक है, अब होता क्या है, ये है अपने देश का मैप। ठीक है, मैपिंग तो मुझे लेना पड़ेगा, एक्चुअली अभी मैंने लिया नहीं है इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज करके चल रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, भावना समझिएगा मेरी। ये है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पे है अरब देश। क्या है? अरब देश। अब अरब देश के राजा को लगा कि सिर्फ ऊंट और खजूरों से अपनी जिंदगी नहीं निकलने वाली, हम खजूरी बन के रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। और उसी चीज के चलते अरब के राजा वालिद ने गवर्नर को बोला, अल हजाज को, कि तुम क्या करो, श्रीलंका के राजा को पत्र लिखो और उन्हें बोलो कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है, आप हमारी मदद कर दीजिए, जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो हम आपकी मदद कर देंगे। और उसी चीज के चलते इन्होंने श्रीलंका के राजा को क्या कर दिया? पत्र लिख दिया। यहाँ पे आ गया पत्र। ठीक है, पत्र में लिखा श्रीलंका के राजा को कि भाई साहब हमारी जो है थोड़ी सी जीडीपी रैंक अच्छी नहीं है, और उसी चीज के चलते आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी मदद करना पड़ेगा। और मदद के तौर पे आप जो भी मदद करना चाहें, चाहे पैसे दो या किसी भी प्रकार से आप मदद देना चाहो तो जरूर से दीजिएगा। श्रीलंका के राजा का मन पसीज गया, उसे लगा कि इनकी स्थिति डाउन है, कभी हमारी भी हुआ करती थी और आज अच्छी स्थिति है, उसी के चलते हम क्या कर सकते हैं? इनकी मदद कर सकते हैं। फिर ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। श्रीलंका के राजा ने यहाँ से एक हीरे जवाहरात का भरा हुआ, क्या हीरे जवाहरात, पन्ना, सब कुछ सोना चांदी उससे भरा हुआ एक जहाज रवाना कर दिया अरब देश के लिए। और जहाज जा रहा है मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा इलाका समुद्री इलाका लगता था, जिसके चलते यहाँ से जहाज निकला। जहाज निकालने से पहले इन्होंने पत्र लिख दिया था कि हम आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं और हम यहाँ से एक जहाज को रवाना कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास में मदद लेके पहुंचेगा, जिसके माध्यम से आप अपने लोगों को रोजगार प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, अब अरब देश के यहाँ पे गए तो अरब देश बहुत टाइम हो गया इसको वेट करते करते, क्योंकि श्रीलंका के राजा के द्वारा पत्र लिख दिया गया था। अच्छा, आपके माइंड में एक और प्रश्न आएगा कि वो कौन सा राजा था जिसने मदद करी? तो इतिहास कभी भी इसकी पुष्टि नहीं करता है वो कौन सा राजा था, आपको कोई सी बुक में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका नाम हमेशा ही अज्ञात बताया गया है। जैसे हम नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में पहला वंश आता है, पहला राजा आता है महापद्मानंद, लास्ट वाला आता है जिसे हम कहते हैं गणानंद। बीच में कितने राजा थे उन सब में लिखा हुआ हमको मिलेगा अज्ञात, क्योंकि इतिहास इनके बारे में पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बारे में पूरा का पूरा जो है ब्यौरा उनके पास नहीं है। तो इनने पत्र लिखा था, तो पत्र पहले पहुंच गया, बहुत टाइम हो गया पर जहाज नहीं पहुंचा। अरब के राजा सोचने लगे कि भाई जहाज क्यों नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी चीज के चलते अरब देश के कुछ प्रमुख व्यक्ति फिर से पत्र लिखते हैं श्रीलंका के राजा को और बोलते हैं कि जब आपको हमारी मदद नहीं करनी थी तो खिल्ली क्यों उड़ाई, क्यों बोला कि हम यहाँ से एक जहाज भेज रहे हैं, आपका कोई जहाज अभी तक हमारे पास में नहीं पहुंचा है, महीना भर ऊपर हो चुका है, पत्र जब इतने फास्ट तरीके से पहुंच सकते हैं फिर जहाज क्यों नहीं पहुंचा। श्रीलंका के राजा ने बोला कि मैं वास्तविक तरीके से यहाँ से जहाज भेज चुका हूँ, आप जरूर से चेक कीजिए कहीं बीच में लूटा गया है या ठहर गया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, अरब के अंदर वालिद जो होता है वो परमिशन देता है गवर्नर को, अल हजाज को,
और अल हजाज अपने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को बुलाता है, उसके बाद में भेजता है श्रीलंका। श्रीलंका के यहाँ से जब जहाज निकला तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे केरल वाले क्षेत्र में। तो केरल में अरबों का एक कारवां आया और पूछा क्या यहाँ पे जहाज आया? तो केरल वालों ने बोला कि बिल्कुल यहाँ जहाज आया था और यहाँ से निकल चुका है। केरल से थोड़ा ऊपर गए तो कर्नाटक आता है। कर्नाटक में पूछा क्या जहाज आया? तो बिल्कुल बोला कि यहाँ से जहाज गुजर चुका है। कर्नाटक से ऊपर जाएंगे तो गोवा आएगा। गोवा में पूछा क्या जहाज आया था? बिल्कुल आया, निकल चुका है। गोवा से दमन द्वीप और ऐसे करते करते गुजरात वाला क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? गुजरात वाला। यहाँ से भी जहाज निकला और गुजरात से ऊपर, चूंकि हमने अभी तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो नहीं किया है, यहाँ पड़ता था सिंध प्रदेश। क्या पड़ता था? सिंध, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पास। सिंध के यहाँ जाके पूछा क्या यहाँ पे जहाज आया, क्योंकि अब कुछ ही दूरी पे हमारा देश पड़ता है। सिंध वालों ने बोला हमको कोई पता नहीं है, तुम्हारा जहाज आया कि गया हमें कोई पता नहीं है। अब गड़बड़ यही पकड़ में आ गई, क्योंकि इन लोगों से पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि यहाँ से जहाज गुजरा है, पर सिंध नहीं मान रहा। और सिंध में उस समय एक नगर हुआ करता था जिसे हम कहेंगे राहिरा नगर। क्या कहेंगे? राहिरा नगर। और राहिरा नगर का सिंध प्रदेश के अंदर राहिरा नगर का शासक हुआ करता था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर इसका नाम हुआ करता था। तो बोला कि सिंध का राजा कौन है? तो बोले कि दाहिर है। ठीक है, दाहिर है। तो बोले कि राजा जी के साथ जो है हमें मीटिंग करना है, उनसे मिलना है, आप मिला दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। जब अरबों के कुछ प्रमुख व्यक्ति राहिरा के शासक दाहिर से मिलने के लिए पहुंचे तो दाहिर ने बोला कि ठीक है, मेरा वो इलाका जो है वो डाकुओं का और लुटेरों का इलाका है, मैं जरूर से चेक करवाऊंगा कहाँ पे गड़बड़ है। और उसी चीज के चलते इन्होंने बोला, विश्वास दिलाया, तो अरबों के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो लौट गए। कुछ दिनों बाद फिर से आए कि राजा जी पता चला कि हमारा जहाज कहाँ गया। तो फिर दाहिर जो था वो पलट गया। उसने बोला कि जहाज का तो हमें पता नहीं, और रही बात लुटेरों की तो उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जिस क्षेत्र से आपका जहाज गायब हुआ है वह क्षेत्र मेरी राज्य की सीमा के अंदर नहीं आता है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, अरब के जितने भी व्यक्ति थे वो वापस लौट गए। कहाँ पे? अरब देश के अंदर लौट गए। और वहां लौटने के बाद में उन्होंने पूरी घटना उनको सुनाई और कहा कि सिंध ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कहीं ना कहीं हमारा जहाज गायब हुआ है, बाकी सब इलाका जो है वो बोलता है कि यहाँ से जहाज निकला था। और उसी चीज के चलते अरब के शासक को बड़ा गुस्सा आता है और वो एक प्रमुख व्यक्ति को बुलाता है जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नाम से। मोहम्मद बिन कासिम ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत में आने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता है। यानी कि हम पढ़ते हैं ना कि भारत में आने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर बाबर लगाते हैं। बाबर तो बहुत बाद में आया था। सबसे पहले भारत में आने वाला मुस्लिम आक्रांता अगर कोई था तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। अल हजाज ने मोहम्मद कासिम को बुलाया, ये दोनों हाथों से तलवार चलाने में बड़ा माहिर था। इसको बुलाया और इससे बातचीत करी और बताई पूरी घटना। तो बोला ठीक है, मैं आज ही रवाना होता हूँ भारत के लिए और फिर देखते हैं क्या होता है। जब वो भारत आता है तो दाहिर से बातचीत करता है, पर दाहिर मना कर देता है, भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और उसी चीज के चलते ये युद्ध के लिए ललकारता है। अंततः मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में आता है और भारत में आने के बाद में दाहिर के साथ में एक युद्ध लड़ता है। दाहिर जो कि सिंध का शासक हुआ करता था उसके साथ में युद्ध लड़ता है और उसको बोलता है कि भाई मान जाओ, तुमने जो जहाज लिया है वो लौटा दो, पर ये बोलता है कि हमें नहीं पता। और उसी चीज के चलते पहली बार भारत में कोई मुस्लिम आक्रांता आया और आते से ही इसके साथ में भिड़ गया युद्ध करने के लिए। और इन दोनों के साथ में एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में कहा जाता है रावर का युद्ध। ये एक ऐसा युद्ध है जो कि पहली बार विदेशी आक्रांता भारत में आके लड़के गया। आगे से आया, मुस्लिम वर्ग आया, क्योंकि हमने इनको आने पे मजबूर किया तभी आए। एक सोने से भरे जहाज के लिए अपना ईमान जो है इन्होंने बदल दिया और उसी चीज के चलते अरब देश के लोग जो है यहाँ घुसने पे मजबूर हुआ। रावर का युद्ध इनके मध्य में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में कब आया तो 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत के अंदर इसने एंट्री करी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले अरब कहाँ पे आए थे, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि सबसे पहले पूछताछ कहाँ करी, केरल में करी। और केरल का कौन सा तट याद रखोगे? मालाबार तट। इसी मालाबार तट में सबसे पहले अरब के लोग आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब दाहिर के साथ में युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं रावर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, दाहिर की मृत्यु हो गई।
है ना, दाहिर की मृत्यु हो गई। और दाहिर की मृत्यु हो जाने के बाद में सिंध जो है अनाथ हो गया था। अब सिंध की बागडोर किसके हाथों में चली गई? राहिर की पत्नी के हाथों में। यानी कि दाहिर की 2 पत्नियां हुआ करती थी। अब आप बोलोगे कि मैम इनका परिवार क्यों बता रहे हो? अरे परिवार तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परिवार के कारनामे बड़े इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में आते भी हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, दाहिर की 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक का नाम था रानी देवी, रानी देवी, जिसे रंग देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? रंग देवी के नाम से भी हम जानते हैं। और दूसरी पत्नी आती है लाडो देवी। जैसे अभी तक वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं ना जो केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, उसी प्रकार से लाडो देवी जो थी वो केवल इतिहास में नाम लिखाने के लिए आई कि हम जो है दाहिर की पत्नी है, बाकी इनका कोई मुख्य कार्य नहीं रहा है। तो लाडो देवी इनकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है भाई। अब रानी देवी जो थी, रानी देवी की 2 पुत्रियां हुआ करती थी। इनका नाम भी इतिहास में बड़ा अमर है, याद रखिएगा। रानी देवी की 2 पुत्रियां, पहले का नाम मिलता है सूर्या देवी, सूर्या देवी, और दूसरी का नाम है पारमल देवी। क्या नाम है? पारमल देवी इनका नाम मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। बड़ी बेटी का नाम सूर्या देवी और दूसरी है पारमल देवी। अब रानी रंग देवी के हाथों में सिंध की बागडोर आ जाती है, दाहिर की बागडोर आ जाती है, राहिरा प्रदेश की बागडोर आ जाती है, क्योंकि इनके राजा जी तो चले गए। अब इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के साथ में युद्ध लड़ा, बहुत टाइम तक संघर्ष किया कि अंततः वो इसको भगा दे। पर मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में आने के बाद में अपने 2 लक्ष्य बना चुका था। पहला लक्ष्य बनाया था उसने कि भारत से जितना हो उतना हमें सोना चांदी लूटना है। दूसरा लक्ष्य बनाया था कि जितना हो उतना हमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो ये तो पीछे हटने वालों में से था नहीं, और रंग देवी इनके साथ में कितना सा युद्ध लड़ लेती। तो रंग देवी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इसके साथ में युद्ध लड़ा, और जब इसे लगा कि वो ये युद्ध नहीं लड़ सकती, समर्थ नहीं हो सकती, इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकती, और उसी चीज के चलते उन्होंने क्या कर लिया? साका कर लिया। अब साका आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? साका बोले तो जोहर, यानी कि अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना। एक छोटा या बड़ा भंडार क्षेत्र लेना, भंडार के अंदर बहुत सारा अनाज डालना, जौ डालना, और उसके अंदर लगा देना आग, और खुद को आग में कूदा डालना, उसे कहते हैं जोहर। तो सबसे पहले आप यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर है, अरबों का आक्रमण, और यहीं से बनता है प्रश्न कि मध्यकालीन इतिहास का पहला जोहर किसने किया था? तो मध्यकालीन इतिहास का पहला जोहर किया था रानी देवी ने, जिसे रंग देवी भी कहते हैं, है ना। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना ये चैप्टर, तो इंपोर्टेंट नोट्स में मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगी। ठीक है, रानी देवी जिसे हम रंग देवी के नाम से भी जानते हैं, और इसी रंग देवी ने मध्यकालीन इतिहास का पहला जोहर किया था, मध्यकालीन इतिहास का पहला जोहर किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में ही कर लिया था इन्होंने, क्योंकि कुछ महीनों तक का ही इनका संघर्ष था। तो मध्यकालीन इतिहास का पहला जोहर तो यह हुआ। इससे पहले प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ के आएंगे ना, तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल, और गुप्त काल के अंदर हम 16 राजवंशों को पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा 16 व्यक्तियों को पढ़ेंगे। गुप्त काल के राजा कितने थे? गुप्त काल में राजा तो टोटल 16 राजा थे, और उन्हीं 16 राजा के अंदर एक शासक आएगा भानुगुप्त, और भानुगुप्त की जो पुत्र वधु होगी, क्योंकि उनके पुत्र का नाम होता है गोपराज, और गोपराज हूणों के साथ में युद्ध लड़ते हुए मर जाएगा, और उसकी मृत्यु के समाचार जब उसकी पत्नी को मिलेंगे तो वो ये समाचार सहन नहीं कर पाएगी, और वो भी क्या करेगी? अपने पति के साथ में अग्नि में जल जाएगी, यानी कि मर जाएगी। ऑलरेडी पहले ही मर चुकी थी, उसको जला दिया जाता है। तो वो इतिहास में प्राचीन इतिहास की पहली सती कही गई है ना, और ये है मध्यकालीन इतिहास की पहली सती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। दूसरा, अब रानी देवी तो मृत्यु हो चुकी थी, अब इनकी दोनों जो पुत्रियां थी वो बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। कौन कौन? सूर्या देवी, और सूर्या देवी के साथ में पारमल देवी, ये दोनों क्या हो चुकी थी? अनाथ हो चुकी थी। और अनाथ हो गई तो ये बात किसको पता चली? मोहम्मद बिन कासिम को पता चली कि भाई साहब अब इनके आगे पीछे कोई नहीं बचा है, इसके माता पिता जो हैं बिल्कुल मर चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को क्या कर देता हूँ, साथ में ले जाता हूँ अरब देश के अंदर, और अरब देश ले जाके किसको भेंट करूंगा? वहां के बादशाह को, वालिद को मैं क्या करूंगा? भेंट कर दूंगा, वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, सूर्या देवी और पारमल देवी को कैद किया गया, और जब यहाँ से जा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो जाते जाते मुल्तान को लूट के चला गया। और वो कहता है अपनी पुस्तक के अंदर
कि मैंने मेरे पूरे जीवन में जितना भी सोना देखा है उससे कई गुना सोना मैंने मुल्तान, एक अकेले मुल्तान से लूट लिया। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम जो है जाते जाते मुल्तान का नाम रख जाता है सोने की नगरी। कई बार पेपर में प्रश्न आ चुका है, यानी कि यूपी पीसीएस की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें भी कई बार आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। अगर आपने प्री का एग्जाम दिया होगा तो आपसे पूछा गया होगा कि कौन सा अरब देश का आक्रांता था जिसने भारत में आते या जाते समय जो है मुल्तान का नाम सोने की नगरी रखा था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने मुल्तान पे बहुत ज्यादा सोना लूटने की वजह से सोने की नगरी उसको नाम दिया था। वो हम डिटेल में चर्चा करने के बाद तथ्यों को लिखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सूर्या देवी और पारमल देवी अकेली बच चुकी थी, अनाथ हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम इनको साथ में लेके जा रहा था क्योंकि सोचा था कि वालिद को भेंट कर दूंगा, बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। ले जाया गया सूर्या देवी पारमल देवी को। ले जाने के बाद जब वालिद के सामने भेंट किया गया तो वालिद बड़ा प्रसन्न हुआ मोहम्मद बिन कासिम से, क्योंकि जहाज जो लूटा था वो तो मिल गया, इसके अलावा बहुत सारा सोना चांदी वो लेके गया था और साथ ही 2 महिला को भेंट कर रहा है। तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा वालिद का, ठीक है। अब हुआ क्या, वालिद ने बोला कि ठीक है इन्हें मेरे कक्ष में छोड़ के आ जाओ, मैं इनसे बाद में भेंट करता हूँ, पहले मैं मोहम्मद बिन कासिम से बात कर लेता हूँ, ठीक है। उससे बात की गई और उसको भिजवा दिया गया। और जब सूर्या देवी और पारमल से मिलने के लिए जो राजा हुआ करता था वो पहुंचा, सुल्तान जो था वो पहुंचा वालिद, और जैसे ही इनके पास में पहुंचा तो ऑलरेडी दोनों अपनी एक चाल चल चुकी थी। और इस चाल के चलते उन्होंने क्या कहा कि महाराजा हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप जो हमको लेके सोचते हैं हम बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और उस चीज को चलते आप थोड़ी सी एक चीज अपने माइंड में याद रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक राजा, एक भगवान, एक ईश्वर को उसी प्रकार के पुष्प समर्पित करने चाहिए जो कि अच्छी तरीके से खिले हो और इसके साथ भी मुरझाए हुए ना हो, वो अछूते ना हो, वो पवित्र ही रहे, वो अपवित्र ना हो। तो इस प्रकार की वस्तु ही हम ईश्वर के ऊपर और राजा के ऊपर चढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं चढ़ा सकते। और उनका वे जो है बहुत अच्छी तरीके से वालिद समझ चुका था कि कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों के साथ में गलत किया है। और उसी चीज के चलते बहुत गुस्से में आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम, माफ कीजिएगा, बहुत गुस्से में आ जाता है राजा। और राजा जाके आदेश देता है अपनी सेना को मोहम्मद बिन कासिम को मेरे सामने तुरंत पेश किया जाए। और जब मोहम्मद बिन कासिम को पेश किया जाता है तो बिना किस सोचे समझे उन दोनों की बातों में आके क्या कर देता है, उसको चमड़े, मतलब भैंसों के जो चमड़े होते हैं उसके अंदर लपेटा के पूरा मुंह बंद करवा के फिर पिटाई करवाता है, जिसकी वजह से उसका दम घुट जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की लीला समाप्त हो जाती है। मीन्स उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु के समाचार वालिद को मिलते हैं तो वालिद बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वफादार रहा था। और वालिद की आंखें नम हो जाती हैं और वो रोना शुरू कर देता है। जैसे वालिद रोता है तो इन दोनों के आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। ये बड़ी खुश हो जाती है और आपस में बात करती हैं, आखिरकार हमने हमारे मम्मी पापा को, यानी कि हमारे माता पिता को मारने वाले व्यक्ति के साथ में गलत कर ही दिया, उसका बदला आज पूरा हुआ। जब ये बातें कौन सुन लेता है, राजा सुन लेता है, तो उसका बड़ा क्रोध आता है और क्रोध के मारे वो सूर्या और पारमल को क्या करता है, ईंटों की दीवार के अंदर चुनवा देता है। क्या करता है, बहुत भयानक इनको मृत्यु देता है, ईंटों की दीवार के मध्य में इनको चुनवा देता है, जहां इनका गला बंद हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है ना। और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद सब कुछ यहाँ समाप्त हो जाता है। अच्छा, अब इस चैप्टर को मैंने आपको डिटेल वाइज बहुत हिस्टोरिकल समझाने की कोशिश करी है, तो क्या ये हिस्टोरिकल ही हमको याद रखना है? बिल्कुल हिस्टोरिकल याद रखोगे तभी चीजें याद रहेगी। अच्छा, प्रश्न किस किस प्रकार के बन सकते हैं यहाँ से मैं 1-2 यहाँ लिखा रही हूँ, बाकी जब ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में कम से कम 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो हर एक चैप्टर के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो एंड में आपको तथ्य में लिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स करके लिखिएगा, है ना। यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि दाहिर जो था कौन से वंश से संबंधित था, तो दाहिर था ब्राह्मण वंश से संबंधित, और दाहिर के पिताजी जो थे उनका नाम था चच। क्या था? चच इनका नाम था। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि इतिहास में एक वर्णन मिलता है चचनामा का। किसका मिलता है? चचनामा। अब ये चचनामा किसने लिखा, तो मोहम्मद बिन कासिम के अज्ञात सैनिक के द्वारा लिखा गया। अज्ञात
सैनिक के द्वारा लिखा गया, सैनिक द्वारा लिखा गया, ठीक है, अज्ञात सैनिक के द्वारा लिखा गया, जिसमें यह अरब का जितना भी आक्रमण हुआ, लूटपाट हुआ, उसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। तो चचनामा याद रखिएगा, चचनामा किसने लिखा? तो मोहम्मद बिन कासिम के अज्ञात सैनिक ने लिखा था। पहला प्रश्न बनता है चचनामे से रिलेटेड। दूसरा प्रश्न आपके पेपर में बनेगा कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, है ना, फारसी में अनुवाद किसने किया, ठीक है। तो फारसी में अनुवाद किसने किया? अलबू ब्रुक कॉफी के द्वारा। क्या नाम है इनका? अलबू ब्रुक कॉफी के द्वारा चचनामे का क्या कर दिया गया था? फारसी में अनुवाद कर दिया गया। और तीसरा प्रश्न बनेगा कि चचनामे का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चचनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दाऊद पोटो के द्वारा। किसके द्वारा? दाऊद पोटो के द्वारा इसका किया गया था, ठीक है। चौथा प्रश्न बनेगा कि इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, माफ कीजिएगा, बनेगा एक और प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में पहला विदेशी आक्रांता कौन था? पहला विदेशी आक्रांता कौन था जिसने भारत पर अटैक किया? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला मुसलमान था जो कि भारत के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। अगर दूसरा पूछा जाए कि अरब सबसे पहले भारत में कहाँ पे आए, तो अरब सबसे पहले कोरोमंडल के अंदर आते हैं, है ना, कोरोमंडल केरल के अंदर सबसे पहले एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसने मुल्तान का नाम क्या रखा था? तो याद रखिएगा, मुल्तान का नाम सोने की नगरी इसने रखा था, ठीक है, सोने की नगरी इन्होंने रखा था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अरब जो भारत के अंदर आए थे, अरबी देश के लोग, इनका मुख्य कारण क्या था भारत में आने का? तो याद रखना, इनका पहला और मुख्य कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और इसके साथ ही क्या करना? इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ में लूटपाट मचाना। कई बार पेपर में आता है राजनीतिक संबंध स्थापित करने का इन्होंने कोई कारण रखा है या ऐसा वैसा कुछ किया है, तो ऐसा आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आपको ऑप्शन में भी ये सारी चीजें याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न जो है इससे रिलेटेड बनेंगे। जब हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी जरूर से प्रोवाइड कराऊंगी, और सभी एग्जाम में जो आ चुके प्रश्न हैं उनको डेट वाइज भी हम लाने की यहाँ कोशिश करेंगे। और आई होप ये डेमो क्लासेस हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अगर ये आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे इन सभी टॉपिक के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अच्छे से रहें, अच्छे से खाना वाना खाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।